सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ सोलन स्टार। और आज के इस वीडियो में हमें यहाँ पर दी मोस्ट मिस्टीरियस चीज के बारे में पता चलने वाला है। अब मैं पहले ही तुम्हें थोड़ा बता दे रही हूँ ताकि तुम भाई लुओ फेंग की इस जर्नी से और ज्यादा जुड़ जाओगे, क्योंकि गाइस वीडियो के एंड तक लुओ फेंग को पुलिंग स्ट्रेस डायग्राम से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट चीज का पता चलने वाला है। साथ ही उसे एक ऐसी चीज मिलेगी जिससे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सोलन स्टार की जो स्टोरी है ना, ये आगे चलकर और ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा रोमांटिक बनने वाली है। इससे पहले मेरे होमीज, मैंने एक बैकअप चैनल बनाया है, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो कि आजकल क्या कुछ नहीं चल रहा है। इससे पहले जो भी चैनल्स थे उनके साथ यूट्यूब ने क्या किया तुम अच्छे से जानते हो। तो गाइस बस सेफ्टी के लिए मैं एक बैकअप चैनल बना रही हूँ और फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ खास अपलोडिंग नहीं होगी, लेकिन तुम इसे सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि अगर कभी भी कुछ भी होता है तो हम वहाँ से बाकी सारी सीरीज के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी चीजें हैं, वहाँ से कंटिन्यू कर पाए। सो गाइस पिन कमेंट में तुम्हें मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर देना। अब भाई 6 महीने बाद अगर मैं वीडियो डालूंगी नोटिफिकेशन आएंगे ना, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा, ठीक है? तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। चलो फिर आज के इस धमाकेदार वीडियो को शुरू किया जाए। सो गाइस इस ब्रेकडाउन वीडियो के स्टार्टिंग में एग्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है जहाँ पर मैंने लास्ट ब्रेकडाउन वीडियो को एंड किया था। और एज यू रिमेंबर कि सोलन स्टार का जो लास्ट एपिसोड था उसमें हमने देखा था कि जो सुवो विंग्स है ना, उसकी जो स्पिरिट थी वो अवेकन हो चुकी थी। इवन कि यहाँ पे 7 दिन में तो भाई हमारे प्रोफेसर बावता ने तो उसे ग्रेजुएट तक करवा दिया। और अभी यहाँ पर जो कोर एनर्जी थी, सुवो विंग्स उसे डिवोर करना चाहती थी। बस यही से आज की कहानी की शुरुआत होती है। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, अगर तुम्हें जानना है डिटेल में, विच मीन्स कि तुमने लास्ट एपिसोड चेकआउट नहीं किया है, तो जाके चेकआउट कर लेना। और गाइस बैकअप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसका कि लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, यहाँ पे हम उसी विंग स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि मुंह बनाए बैठा हुआ था, बट सडनली उसे रियलाइज होता है कि लुओ फेंग कोई ऐसा बंदा नहीं है कि वो उसे ऐसे ही पहला फुसला के कुछ भी करवा सके। और कहीं ना कहीं इस बंदे को लगा था कि ये इतना सब्र नहीं कर पाएगा, इसका जो धैर्य है यानी कि इसका जो सब्र है वो कुछ ही घंटों में जवाब दे जाएगा। लेकिन लुओ फेंग हार थोड़ी मानता है। तो अब वो यहाँ पे कहने लगता है कि ठीक है लड़के, मैं तुम्हारे पेशेंस को मान गया, मैं अपनी हार को मानता हूँ, हाँ तुम जीत गए। अब लुओ फेंग अपनी आईज ओपन करता है। ये सुनकर तो लुओ फेंग भी हैरान था। तभी यहाँ पे विंग स्पिरिट कहने लगती है कि मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही डिमांड कर लिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं समझ गया कि मुझे तो बस तुम्हें मेरा जो कोर कंपोनेंट है उसे देना है। एक बार तुम इसे अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लो, उसके बाद तुम अपने डिवाइन पावर के जरिए से इसे बहुत इजीली इम्प्रिंट भी कर पाओगे। ये कहते हुए वो अपने कोर कंपोनेंट को बाहर निकालता है। लुओ फेंग की ओर से बढ़ाते हुए कहने लगता है कि इसे लो और इसके ऊपर अपना इम्प्रिंट डालकर मेरे मास्टर बन सकते हो, और मैं फिर तुम्हें मेरे मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लूंगा। अब कहते हैं ना, जो ऑनेस्ट पर्सन होते हैं वो डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी करते हैं। बस लुओ फेंग यही साबित करता है। एक पल में वो कहने लगता है ठीक है, एक बार मैं तुम्हारा मास्टर बन गया ना, तो मैं वादा करता हूँ मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा जिसके जरिए से मैं तुम्हें रिपेयर कर पाऊँ। आफ्टर ऑल तुम तो आगे चलकर मेरे सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड बनने वाले हो। लुओ फेंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, पूरी जोश के साथ था। तभी सुवो विंग्स उससे कहने लगती है कि पर मास्टर, ये अभी भी आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपकी विल पावर अभी भी इतनी इनफ नहीं कि आप इसे कंट्रोल करने का सोचो। आप इसके मास्टर अभी नहीं बन सकते। ये अभी भी आपसे झूठ बोल रहा है और ये तो बस आपको मारना चाहता है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो बंदा जो कि मनी वाला खुश हो रहा था, सडनली यहाँ पे वो देखता है कि लुओ फेंग अचानक से वो स्माइल करने लगा। अब लुओ फेंग यहाँ सुवो विंग्स की बात सुनकर कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, अच्छा बेटा मुझसे चालाकी दिखा रहे हो। हाँ, लुओ फेंग उसे लेने से मना कर देता है, जिसके चलते ये जो विंग स्पिरिट थी वो कहने लगती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, अगर तुम इसे अपनी बॉडी के साथ मर्ज नहीं करोगे तो फिर तुम मेरे मास्टर नहीं बन पाओगे। अब लुओ फेंग कहता है कि अच्छा पर मैं ये रिस्क क्यों लूं, अगर इसमें कुछ खतरा हुआ तो मेरी जगह मेरी दूसरी बॉडी पहले ट्राई करेगी। अब यहाँ पे सुवो विंग ने ऑलरेडी लुओ फेंग को बता दिया था कि ये जो कंपोनेंट्स उसने भेजा है ना, इसके अंदर ऑलरेडी स्लैश अटैक मौजूद है। इसी के चलते लुओ फेंग ने यहाँ पे इसे ट्राई करने का कहा। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि भाई वो जो विंग स्पिरिट था ना, वो बिल्कुल गुस्से के मारे तिलमिलाने लगता है, चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे जैसा एक मामूली सा ह्यूमन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मास्टर बन पाओगे? तभी यहाँ वो जो क्लोन बॉडी था ना, उसके भाई बहुत से टुकड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे लुओ फेंग कहता है कि अच्छा तो मतलब कि मैं सही था, तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत अकड़ है। ठीक है फिर सुवो विंग्स जाओ और जितना मर्जी तुम्हारा मन हो उतना ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब करो। अब सुवो विंग्स को तो इस चीज का न जाने कब से इंतजार था। जैसे इसकी स्पिरिट डेवलप हुई थी, उसने पहला डिमांड ये किया था कि वो इस लाइट को डिवोर करना चाहती है, जिसके बाद ही उसका जायंट सा फॉर्म यहाँ आता है और वो आते साथ ही यहाँ की जो लाइट एनर्जी है उसे डिवोर करना शुरू कर देता है, यानी कि अब्सॉर्ब कर रहा था। जो देखकर इस विंग स्पिरिट के होश उड़ चुके थे, वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारे विंग्स ने भी अपने स्पिरिट को डेवलप कर लिया, पर कैसे? तभी यहाँ पे सुवो विंग्स जो थी ना, वो यहाँ सोर्स ऑफ लाइट को इतनी रैपिडली अब्सॉर्ब करती है कि जो यहाँ पे दूसरा वाला विंग था जिसके आसपास इतनी ज्यादा जो लाइट एनर्जी मौजूद थी, यानी कि कोर एनर्जी, अचानक से इसमें हलचल होने लगती है और सुवो विंग्स यानी कि सिल्वर विंग्स जो है वो काफी रैपिडली इसे अब्सॉर्ब करने लगती है। ये देखते साथ ही इस बंदे के होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है कि रुक जाओ तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो एनर्जी मेरी है, तुम नहीं ले सकती मुझसे ऐसे।
लेकिन सो विंग्स उससे कहने लगती है कि भला मैं क्यों रुकूं, तुम में दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। अब ये जो विंग स्प्रिट था ना, वो उसे चोर कह के बुलाने लगता है, कहने लगता है कि भाग जाओ यहाँ से वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन सो विंग्स उससे कहने लगता है कि जो तुम्हारा है वो मेरा भी है, आफ्टर ऑल तुम भी एक विंग स्प्रिट हो और मैं भी एक विंग स्प्रिट हूँ, तो फिर हमें और तुम्हें फर्क क्या है, ठीक है। वैसे भी ये सफर साथ मिलके ही हमने शुरू किया था। अब यहाँ हम देखते हैं कि इतनी तेजी से वो ये एनर्जी एब्सॉर्ब करती है ना कि उसके जो पुराने डैमेजेस थे वो भी रिपेयर हो जाते हैं। लुओ फेंग को जब ये बात पता चलती है तो वो भी मन में कहने लगता है कि यार आज तो मेरे हाथ में जैकपॉट लग चुका है। और यहाँ वो जो विंग स्प्रिट था वो गुस्से के मारे बस देख देख के उसे तिलमिला रहा था। अब यहाँ वो बंदा कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम्हें तो मैं अपना मास्टर बनाने नहीं वाला, लेकिन एक बार मुझे मेरा ट्रू मास्टर मिल जाए ना उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स जरूर करूंगा। पर बेचारा यहाँ पे बस बोलता रह जाता है और हमारी जो सुवु विंग्स है यानी कि जो सिल्वर विंग्स है वो उसे बहुत हद तक डिवोर कर चुकी थी और जिसके चलते उसकी पूरी की पूरी जितने भी डैमेजेस थे सब रिपेयर हो जाते हैं। और अब सुवु विंग्स पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी और वो मास्टर को बताने लगती है यानी कि लुओ फेंग को कि अब मैं अपनी पूरी पावर को अनलीश कर सकती हूँ। और मास्टर मुझे अफसोस है कि अनफॉर्चुनेटली ये पावर अभी भी इनफ नहीं कि आप इसे मजबूर कर पाओ कि वो आपको अपना मास्टर मान ले। और दूसरी बात, मेरे अंदर इतनी जगह भी नहीं है कि मैं इतनी सारी लाइट एनर्जी को स्टोर करके रख पाऊँ और मैं अब अपनी लिमिट तक भी आ चुकी हूँ, इससे ज्यादा मैं अब्सॉर्ब भी नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो वापस से लुओ फेंग के पास आ जाती है। इस दौरान वो जो विंग स्प्लिट था वो थोड़ा कमजोर फील कर रहा था। अब लुओ फेंग उस विंग स्प्लिट को देखकर कहने लगता है कि चिंता मत करो, वैसे भी मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, मैं इसके कपड़ों पर लगाए और इसके विंग्स पर लगाए ये जो ब्लड स्टेन विल प्रेशर है इसका मैं यूज करूंगी, जिसके जरिए से मैं अपने विल पावर को और ज्यादा टेम्पर कर पाऊंगा और ज्यादा इसके करीब जा पाऊंगा। और एक बार मैं इसमें कामयाब हो गया फिर तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब यहाँ पे हम देख पाते कि जो स्टार टावर है वो भी धीरे धीरे करीब आने लगता है और देखते ही देखते गाइस 1200 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। अब यहाँ पे जो मूशा कुनमोरी वो अपनी आंखें खोलता है। अब लुओ फेंग सीवू विंग्स के पास जाता है और कहने लगता है कि इतना वक्त बीत चुका है तो सुवु अब तुम मुझे बताओ, क्या अब मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ, क्या अब मैं इसे एक्सेप्ट करवा सकता हूँ मुझे अपने मास्टर के तौर पर बताओ। अभी तभी जो सुवु थी वो उसके विल पावर को चेक करते हुए बताने लगती है कि मास्टर एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी जो विल पावर है ये पहले से कई कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। अब तभी यहाँ पे वो आगे बताने लगती है कि आपकी जो विल पावर है ये इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये एक टॉप टायर यूनिवर्स मास्टर के लेवल तक आ चुकी है। लेकिन अगर बात करूँ ट्रू गॉड लेवल की तो ये एक फंडामेंटल लीप की तरह है और जिसकी पहुंच से अभी आप बहुत दूर है। जिस पर लुओ फेंग कहने लगता है कि ठीक है फिर अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि अब जाने का वक्त आ चुका है। वैसे भी हम यहाँ पर काफी वक्त से फंसे हुए हैं और इससे भी काफी खतरनाक जगह है जहाँ पर मुझे इस वक्त जाना होगा और जहाँ पर जाकर ही मुझे मेरी बॉडी को टेम्पर करना होगा। ये कहते हुए लुओ फेंग स्टार टावर के साथ यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन पलट कर उस विंग स्प्लिट की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि पर एक बात याद रखना, जब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे वापस आऊंगा ना तो वो पल होगा जब मैं तुम्हें क्लेम कर लूंगा, ये वो पल होगा जब मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा और तुम मुझे हर हाल में एक्सेप्ट करोगे, कोई भी चीज फिर मुझे रोक नहीं पाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो विंग स्प्लिट था ना जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था वो यहाँ पर लुओ फेंग की बात सुनकर उसके तरफ तिल मिलाते हुए कहने लगता है कि भूल जाओ, सपने में भी नहीं, कभी नहीं हो सकता। अब लुओ फेंग यहाँ से काफी दूर निकल जाता है और ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर वाली बॉडी से जा मिलता है जहाँ पर लुओ फेंग देख पाता है कि उसकी जो सुवु विंग्स है वो पहले से काफी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब यहाँ पे तभी वो अपने गोल्डन कंट्री अटैक का यूज करता है जिस कारण जो रेडियस है वो अब 80 लाइट ईयर्स तक आगे बढ़ सकता है, जिसका मतलब जिस रास्ते से हम आए हैं अब यहाँ के आधे से ज्यादा जो इंटायरली स्पेस है ना उसको हम पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। लुओ फेंग यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस के जरिए से हर एक चीज को देखता है और तभी लुओ फेंग पाता है कि जिस रास्ते से हम यहाँ पर आए थे ना वहाँ पर एक और रास्ता है जो कि किसी दूसरी डायरेक्शन में जाता है, किसी दूसरी चीज की ओर, और मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये हमें कहाँ लीड कर रहा है। अब तक लुओ फेंग सबसे पहले स्टार टावर के अंदर जाता है, साथ ही यहाँ पे उसके साथ ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर वाली जो बॉडी थी वो भी चली जाती है और अब ये लोग तेजी से उसी दूसरी डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगते हैं जहाँ जो मूशा क्लोन बॉडी थी वो आगे बढ़ रही थी और जो गर्मी वाला इलाका था ना जहाँ पर ऐसा लग रहा था आग दहक रही थी, वहाँ से गुजरते वक्त लुओ फेंग की हालत थोड़ी बिगड़ जाती है यानी कि उसकी मूशा क्लोन बॉडी की, और वो फील कर पाता है कि यहाँ का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके पीछे की स्टार टावर उसे फॉलो करता हुआ आ रहा था। अब सडनली एक जगह पर जाकर जो क्लोन बॉडी है वो रुक जाती है और तभी जैसे ही वहाँ के स्पेस को वो टच करता है ना तो वही इसके हाथ में आग लग जाती है। ये देखते साथ ही वो बिना किसी चीज की परवाह किए एक चॉप मारता है अपने हाथ का और बिल्कुल अपनी बॉडी से इसे अलग कर देता है क्योंकि धीरे धीरे करके ये आग उसके पूरी बॉडी में फैलने लगी थी। लुओ फेंग कहने लगता है कि मेरी जो डिवाइन बॉडी है ये ऑलरेडी एक यूनिवर्स वेनरेबल लेवल पे है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि ये जो अजीब सी फायर है ये फिर भी मेरी बॉडी को ऐसे आग लगा सकती है और नथिंगनेस में पल भर में बदल देती है। अभी लुओ फेंग अपने आर्म को ग्रो कर लेता है, तभी वो कहने लगता है कि शायद मुझे अब आगे बढ़ना ही होगा। अब यहाँ जैसी मेन बॉडी से उसे कमांड मिलता है तो वो वापस से आगे की ओर जाने लगता है। अब यहाँ टावर के अंदर हम देख पाते हैं कि बाबा दास सभी को यहाँ पे कमांड कर रही थी और सभी की यहाँ पे खबर ले रही थी, लेकिन इस दौरान जहाँ उसे आटुक और बाकी सब नजर आते हैं वहाँ पे उसे फैरोक किंग नजर नहीं आता, बल्कि वो तो यहाँ पर अपनी जाइंट सी
की बॉडी में छिप जाता है क्योंकि भाई गर्मी बहुत है। लू फेंग समझ चुका है कि जिस जगह से इस वक्त ये लोग गुजर रहे हैं ये हो ना हो, लेकिन ये असल में जो टाइटल पीक रियलम का जो मेन वाला पीक एरिया है ना उसके बिल्कुल एज पे होगा। और अब इस डायरेक्शन में काफी लाइट ईयर्स तक लू फेंग एक्सपेंड कर चुका है, मतलब कि लौट के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। लू फेंग ऐसे ही काफी करीब तक चला जाता है और अब उसे लग रहा था कि शायद वो इस माउंटेन पीक के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ धीरे धीरे करके जो हीट है वो बढ़ती जाती है। इवन कि एक वक्त तो ऐसा आता है जब क्लोन बॉडी नथिंगनेस में बदल जाती है और अब लू फेंग इमीडिएटली समझ आता है यहाँ से रिट्रीट करना ही होगा, क्योंकि जो स्पेस टावर है यानी कि जो स्टार टावर है वो भी अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा शेक करने लगा था। लू फेंग समझ जाता है कि बाहर का टेम्परेचर इस हद तक बढ़ चुका है कि एक यूनिवर्स मास्टर को भी बिना आर्मर के तो कम्प्लीटली एनाहिलेट कर देगा। और रही बात यूनिवर्स वेनरेबल की, तो भाई वो कदम रखते साथ ही नथिंगनेस में बदल जाएगा। इसीलिए ये जगह और ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। बट सडनली लू फेंग फील करता है कि भले ही स्टार टावर फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे करके ये शेक भी कर रहा है, लेकिन फिर भी अंदर के टेम्परेचर में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी नॉर्मल स्पेस में है और जैसा कि हम एक सुप्रीम टाइप के आर्केना से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लू फेंग इसके परफॉर्मेंस से ना काफी ज्यादा खुश था, यानी कि स्टार टावर की परफॉर्मेंस से। बट सडनली जैसे ये लोग और डीप में जाते हैं अचानक से इनका जो संतुलन है वो बिगड़ने लगता है। जिस जगह पर ये लोग पहुंच जाते हैं उससे देखकर तो भाई लू फेंग के होश उड़ चुके थे। ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जाने का कोई यूनिवर्स मास्टर भी कभी भी सोच नहीं सकता, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इस 4 लाख डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका है। वही बात करें जो टावर के अंदर का टेम्परेचर है वो अभी भी 28 डिग्री सेल्सियस पे है। तभी यहाँ पे लू फेंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था अपने स्टार टावर के साथ और ये लोग किसी स्टोन पिलर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर आसपास सैंड से बना हुआ एटमॉस्फेयर था। और ये जो सैंड ग्रेन्स थे ना इस स्टोन पिलर के पास, ये लोग धीरे धीरे एक हल्के से जो प्रोजेक्शन है उसे रिवील कर पाते हैं, जैसे कि लू फेंग भी देख रहा था। ये मान लो कि बड़े बड़े जैसे शीशे के टुकड़े होते हैं ना हवा में जैसे फ्लोट कर रहे थे और जिसमें ये अपना रिफ्लेक्शन भी देख पा रहे थे। अब लू फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, लगातार ये चीज रिपीट हो रही थी। लू फेंग हैरानी के साथ कहने लगता है कि अब कोई ये मत कहना कि हम लोग एक बहुत बड़े से रेत के टुकड़े के अंदर फंस चुके हैं या फिर ये पूरा का पूरा जगह ही एक रेगिस्तान जैसा है। अब लू फेंग यहाँ पे पूरे आसपास के इलाके को देखता है और कहने लगता है कि यहाँ का स्पेस तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये एक यूनिवर्स सीक्रेट रियलम से छोटा नहीं। लू फेंग फिर भी आगे बढ़ता रहता है और जैसे जैसे ये इन प्रोजेक्शन को देखता है तो इसका दिमाग खुलता जाता है और वो कहने लगता है कि एक मिनट, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक रेत के ये बड़े टुकड़े जो है असल में अपने अंदर एक छोटी सी स्पेस को कैरी किए हुए हैं, जैसे कि वो छिपाए हुए हैं, समेटे हुए हैं। अब तभी लू फेंग का दिमाग चकरा जाता है। वो यहाँ पे फाइनली गैस कर ही लेता है कि हाँ जैसा उसने इमेजिन किया था वैसा ही है, ये लोग फंस चुके हैं इस जगह पर। और अब लू फेंग जैसे ही अपने डिवाइन सेंस के साथ बाहर निकलता है तो वो देख पाता है कि ये जो स्टोन पिलर था ना इसके ऊपर एक काफी बड़ा सा क्लॉ मार्क बना हुआ है, जो कि देखकर ही पता चल रहा है कि ये अपने आप से तो बना नहीं होगा, जिसका मतलब एक ही रीजन हो सकता है कि बहुत ही पावरफुल माइटी बीइंग ने ही इसके ऊपर हमला किया हो या फिर उसी ने ये निशान दिया हो इस स्टोन पिलर को। ये सुनकर तो बाबा हैरान थी और तभी वो बताने लगती है कि बाहर का जो प्रेशर है ना वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि जो ऑर्डिनरी यूनिवर्स मास्टर्स हैं उन सबको तो पल भर में ही ये अनाइलेट करके रख देगा। वो लोग एक सेकंड से भी ज्यादा के लिए टिक नहीं सकते। लू फेंग कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए भी बहुत 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 ज्यादा खतरनाक है। यह सुनकर लू फेंग उससे कहने लगता है कि इतना तो मैं भी जान गया कि अगर कोई एक्सपर्ट इतना खतरनाक क्लॉ मार्क यहाँ पे छोड़ सकता है तो वो कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट तो होगा नहीं। और बाबा था तुम कैसे कह सकते हो यार, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं, थोड़ा सा पता तो लगाते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। लेकिन उसकी ये बात सुनकर ना बाबा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना सिर पकड़ लेती है और मणिगन कहने लगती है कि यार किससे पाला पड़ गया, ये कब मेरी बात सुनेगा। अब यहाँ पे वो स्टार टावर का कंट्रोल हासिल करते हुए तेजी से आगे की ओर एक्सेलरेट करने लगता है, जो देखकर बाबा चिल्ला उठती है और कहने लगती है कि ऐसा मत करो। अब तभी लू फेंग तेजी से उनमें से एक जो रेत का टुकड़ा था उसके अंदर समा जाते हैं, जो देखकर बाबा अपनी आंखें बंद कर लेती है। बट सडनली जैसे वो अपनी आंखें खोलती है तो वो पाती है कि यार हम तो बेवजह ही डर रहे थे। यहाँ इस रेत के अंदर का जो स्पेस है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा कम है अगर मैं तुलना करूँ बाहर की दुनिया से। बस ये किसी स्टार के कोर जितना ही गर्म है, इससे ज्यादा थोड़ी, पर फिर भी बाहर से तो यार अच्छा ही है। यहाँ पे तभी ये लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन इन्हें कुछ खास मिलता नहीं। लू फेंग अच्छे से जानता है कि एक रेत का टुकड़ा इतना मामूली कैसे हो सकता है। यहाँ अगर वो अपने अंदर एक स्पेस को पूरी तरीके से होल्ड किए हुए है तो क्या यहाँ पे कुछ भी खास नहीं होगा? नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। तभी लू फेंग अपने सुवो विंग्स को बाहर निकालता है और उसकी गोल्डन कंट्री का यूज करते हुए काफी दूर दूर तक अपने डिवाइन सेंस को इसके जरिए से फैला देता है। तभी दूर कहीं पर लू फेंग को एक चीज नजर आती है। अब तभी ये मूछा क्लोन बॉडी बावता के साथ इमीडिएटली वहाँ पे पहुंच जाती है और यहाँ जैसे ही वो पहुंचता है ना तो यहाँ से नजर आता है एक छोटा सा चाबी, जो कि धीरे धीरे एक्सपैंड होते हुए इसके पास लिपटी हुई जो चीज थी ना उसे वो खोल देता है। और ये चीज कुछ और नहीं बल्कि पुलिंग ट्रेस डायग्राम है। जी तुमने सही सुना, वही चीज जिसके लिए आओ मास्टर के साथ सारे के सारे यूनिवर्स के जो टॉप रेसेस के लोग थे ना उन लोगों ने फाइट किया था। यहाँ पुलिंग ट्रेस डायग्राम के इस पीस को
देख करना लुओ फेंग के तो होश उड़ जाते हैं। वो अटकते हुए कहने लगता है कि ये तो पुलिंग ट्रेस डायग्राम है और अगर मैं इसके साइज की तुलना करूँ तो ये आओ यार मास्टर के जो कंप्लीट पुलिंग ट्रेस डायग्राम है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। अब तभी लुओ फेंग जैसे इसे लेने के लिए लपकता है ना, तभी एक प्रेशर इसे और बावता को फील होती है, जिसके चलते लुओ फेंग तो यहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं पाता और एक आवाज आती है। वो कहने लगता है कि मैं जेई फेंजी हूँ, एक अलोन ट्रू गॉड, एक ऐसा ट्रू गॉड जो कि उन 3 ग्रेटेस्ट रीइंकार्नेशन एरा से भी गुजर चुका है और आज भी जीता आ रहा है, लेकिन अब मेरा अंतिम वक्त आ चुका है और बहुत ही करीब है। अब यहाँ पे जो बावता थी वो उसकी डिवाइन पावर एनर्जी को फील करते साथ ही बता देती है कि ये जो एनर्जी बॉडी हमारे सामने फॉर्म ले रही है ना, ये असल में इसकी जो बची कुछ डिवाइन पावर है उसके जरिए से ही फॉर्म ले पा रही है, व्हिच मींस कि ये इसकी असली बॉडी नहीं है। तभी वो आवाज कहने लगती है कि अब वक्त ऐसा आ चुका है कि अगर तुम्हें इटर्नल बनना है तो तुम्हें रीइंकार्नेशन से गुजरना ही होगा। तुमने सही सुना, अगर तुम्हें एक इटर्नल बनना है तो तुम्हें रीइंकार्नेशन तक हर हाल में जाना ही होगा। ये कहते हुए वो लुओ फेंग की तरफ टर्न करता है, कहता है कि हाँ मेक इट थ्रू रीइंकार्नेशन। ये सुनकर लुओ फेंग भी कंफ्यूज था कि आखिर इसका मतलब क्या है, और तभी वो इस बात को रिपीट करते हुए कहता है कि क्या अगर इटर्नल बनना है तो उस तक जाना ही होगा। अब बावता जैसे ये चीज सुनती है तो वो डीप रिसर्च में लग जाती है और इटर्नल जो रीइंकार्नेशन एग्जिस्टेंस है इसके बारे में गहराई में जाकर रिसर्च करने लगती है। इस दौरान वो जो बंदा था ना, यानी कि डिवाइन फिगर जो यहाँ पे मौजूद था, जो कि इस वक्त लुओ फेंग से बात कर रहा था, वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही सुना और ये रास्ता इतना खतरनाक है कि तुम्हें अपनी मौत से होके गुजरना होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस रास्ते पे चलते हुए तुम्हारी मौत भी हो जाए, और इसीलिए मैं इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकता। मैं मेरे इतने सदियों की मेहनत, इतनी सारी चीजें जो मैं करता हुआ आ रहा हूँ, मैं ऐसे जाया होने कैसे दे सकता हूँ। इसीलिए इससे पहले कि मैं डिसअपीयर हो जाऊँ, मैंने यूनिवर्स बोर्ड टोकन और एक मैप को यहाँ पे छोड़ दिया है। ये सुनते साथ ही बावता अपने काम में लग जाती है और स्कैन करने लगती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि यार क्या कमाल का कंप्लीट पुलिंग ट्रेस डायग्राम है। और हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, इसके अंदर एक मैप भी मौजूद है जो कि यूनिवर्स बोर्ड तक तुम्हें ले जाएगा और जो कि वन ऑफ द 3 डेंजरस लैंड्स में से ही एक है। यहाँ पे यूनिवर्स बोर्ड का सुनते साथ ही यहाँ का पूरा नजारा बदल जाता है। तभी यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि जो यूनिवर्स बोर्ड है वो इतनी ज्यादा खतरनाक जगह है कि इवन की ट्रू गॉड्स भी यहाँ पर जाके मारे जाते हैं, और जो ट्रेजर्स यहाँ पे छिपे होते हैं उसका मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। इवन की जो यूनिवर्स ओशन के जो फैक्शंस है ना, उन सबको भी ये क्रेजी बना सकते हैं। अब तभी लुओ फेंग सामने बन रहे स्टार डॉट्स में से एक को टच करता है, जिसके चलते वो सडनली एक अलग ही जगह को अपनी नजरों के सामने देख पाता है, जैसे कि वो खुद वहाँ पे मौजूद हो। और वो बंदा बताने लगता है कि जिस जगह की बात मैं कर रहा हूँ ना, वहाँ पर मेरा खुद का भी जो स्टोर रूम है वो भी मौजूद है, जहाँ पर मेरे ज्यादा से ज्यादा जो पावरफुल ट्रेजर्स है मैंने उन्हें वहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। अब तो भी यहाँ पर वो जो टोकन था ना, वो सीधा लुओ फेंग की तरफ इसे बढ़ा देता है और बताने लगता है कि ये जो की तुम देख रहे हो ना, ये असल में लिंक्ड है यूनिवर्स बोर्ड के अंदर मौजूद है ऐसे इंडिपेंडेंट स्पेस से, जहाँ पर जाकर तुम्हें ऑलमोस्ट मेरी इस पूरी लाइफ टाइम में जितने भी पावरफुल ट्रेजर्स को मैंने आज तक गैदर किया है ना, वो सब कुछ यहीं पे समेट के रखे गए हैं। अब तभी लुओ फेंग के माइंड में वो मैप जाने लगता है, उसे काफी सारी चीजें, काफी सारे ट्रेजर्स की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। और तभी वो वॉइस कहने लगता है कि मैं तो शायद इनका कभी दोबारा यूज ना कर पाऊँ, लेकिन मैंने उम्मीद किया है और मैं अपनी किस्मत के भरोसे यहाँ पे बैठा हूँ कि मुझे एक ऐसा फेटेड सक्सेसर मिले जो कि मेरी इस लेजेंडरी लेगेसी को डिस्कवर कर पाए और जिन सीक्रेट टेक्निक्स और अल्टीमेट आर्ट्स को जिन्हें कि मैंने क्रिएट किया है, आशा करता हूँ कि ये सब कुछ उसे मिल जाए। अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है, लेकिन मेरे सक्सेसर यूनिवर्स ओशन बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो वहाँ पे अपना खास ख्याल रखना। अब इन्हीं अल्फाजों के साथ उसकी डिवाइन बॉडी उसके डिवाइन सेंसेस के साथ पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि वो जो डिवाइन बीइंग था वो तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद लुओ फेंग फिर भी उसे रिस्पेक्ट देता है। बावता बताने लगते हैं कि यार तुम्हारी फॉर्च्यून, मैं इसका क्या ही बोलूं, सारा देखो तुम्हारे लिए न सिर्फ उसने एक मैप छोड़ा बल्कि एक टोकन भी छोड़ा जो कि टाइटल पीक रियलम से रिलेट करता है, और तो और उसने जो अपने ट्रेजर से उन्हें यूनिवर्स बोर्ड के अंदर कहीं डीप में जाके छपा दिया है, मतलब कि सॉलिड तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर रखा है। अगर किसी को इस बारे में पता चल जाए ना, तो वही वो लोग पागल हो जाएंगे, तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, मतलब कि तुम्हें अब अपना और ज्यादा ख्याल रखना होगा। लुओ फेंग अपने स्पेस स्टोरेज में से रखते हुए कहने लगता है कि हम लोग ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं, हमें सीनियर से इतने बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज, इतने बड़े बड़े ट्रेजर्स, इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स मिले हैं, और सही मायने में हमें क्या हासिल हुआ है ये तो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। अब यहाँ पे ये लोग वापस से अपने स्टार टावर के पास आ जाते हैं। अब लुओ फेंग आगे जाने का यानी कि और डीप में जाने का डिसाइड करता है। बावता उसे रोकती है और बताती है कि इवन ट्रू गॉड जैसे जिससे अभी हम मिल के आए हैं, जेई फेंजी, उस जैसा बंदा भी खुद को मुश्किल से यहाँ प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए तुम्हें वो जो विंग्स थे ना, उन्हें कैसे वापस से रिस्टोर किया जाए इस पे तुम्हें फोकस करना चाहिए। लुओ फेंग बताने लगता है कि पर अगर इसे पूरी तरीके से रिकवर करना है तो मुझे वास्ट अमाउंट में मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि इस वक्त मेरे पास नहीं है। अरे वाह, तुमने तो मुझे आइडिया दे दिया, एक नया रास्ता, क्या पता जो ट्रेजर जेई फेंजी छोड़ गया ना हमारे लिए, उससे हमें कुछ मिल जाए। अब ये सुनकर तो बावता का भी दिल बदल जाता है और वो अपना प्लान चेंज करते हुए कहने लगते हैं कि ठीक है, फिर अब हम अपने मिशन को चेंज करते हैं। हम सबसे पहले यूनिवर्स बोर्ड के अंदर जाएंगे, वहां पर
जाकर जे फेंजी के जो ट्रेजर्स हैं उन सभी को क्लेम करेंगे। इसके बाद वापस आएंगे और वापस आकर वापस से व्हाइट विंग्स को क्लेम करेंगे। हाँ, आसान है मिशन, बहुत आसान है। सही कहा ना? लुओ फेंग हंसता है इसकी बात सुनकर और थोड़ी देर बाद ये दोनों रेडी हो जाते हैं। अब लुओ फेंग सबसे पहले डिसाइड करता है कि ये जो डायग्राम और ये जो बाकी सारे मैप्स के पार्ट्स है ना, इन्हें पहले मैं अपने मास्टर के साथ शेयर करूंगा, पता लगाऊंगा कि आखिर इनसे क्या किया जा सकता है। मैं जो सीनियर ह्यूज एक्स क्रिएटर है उनके साथ भी इसे शेयर करूंगा। अब गाइस लुओ फेंग जानता है कि ह्यूमन रेस के लिए ये ट्रेजर्स कितने ज्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं और अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मिल जाए तो ह्यूमैनिटी के लिए तो ये और ज्यादा गर्व की बात है ना। वैसे भी यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और यहाँ पे किसी ह्यूमन रेस का ऐसे ही मारा जाना बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। इसी के चलते लुओ फेंग डिसाइड करता है कि ये बाकियों के साथ भी इसे शेयर करेगा। जो सुनकर बाबा कहती है यार कैसे तुम फ्री में उन्हें कैसे दे सकते हो, ये तो गलत बात है। तभी लुओ फेंग को नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे ह्यूज एक्स क्रिएटर ने उसे एक मीटिंग में इनवाइट किया है। लुओ फेंग को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, लेकिन वो इतना जानता है कि बहुत ही ज्यादा अर्जेंट कोई बात होगी तभी तो उन्होंने बुलाया है। यहाँ पर लुओ फेंग पहुंच जाता है जहाँ ऑलरेडी बाकी सारे लोग भी मौजूद है। यहाँ केओस सिटी लॉर्ड भी मौजूद था और वो लुओ फेंग को देख के स्माइल करता है। तभी यहाँ पे एक पावरफुल ऑरा फील होती है और एक सुप्रीम ग्रेड का जो अर्केना है जैसे कि टाइटल पीक रियलम से ह्यूज एक्स क्रिएटर ने अचीव किया है, उसे लेके वो इसके साथ अपीयर होता है, जिसके चलते सभी लोग समझ जाते हैं कि रीजन क्या है और सभी लोग उसे कांग्रेचुलेट भी करते हैं। लुओ फेंग समझ जाता है कि अच्छा तो यहाँ अच्छी खबर हुई है, इसी के चलते सेलिब्रेशन के लिए मुझे बुलाया गया है। तभी यहाँ ह्यूज एक्स क्रिएटर आते साथ ही उस चीज को थाम लेता है और जैसे ही वो उसे चलाता है ना तो उससे जो फोर्स रिलीज होती है उसके साथ ही वो अपना मैसेज भी साफ क्लियर कर देता है कि जब युआन मास्टर को सप्रेस करने में सभी लोग बिजी, जो एलियन रेसेस के लोग थे उनसे ह्यूमन रेस के लोगों को थोड़ा छिपके रहना पड़ा था, लेकिन अब जबकि ये मैटर क्लोज हो चुका है और हमारे पास एक सुप्रीम ग्रेड का अर्केना है, तो हम सारे ह्यूमंस अब से ओरिजिनल यूनिवर्स में किसी से भी सप्रेस नहीं होंगे, किसी के भी आगे हम हार नहीं मानेंगे। यहाँ पे केओस सिटी लॉर्ड से लेकर वाइल्ड गोल्ड मास्टर सभी लोग बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे और सभी लोग इस डिवाइन ट्रेजर जो कि एक ह्यूज सा एक्स है उसे देखकर कहने लगते हैं कि मानना पड़ेगा ह्यूज एक्स क्रिएटर को ये जो ट्रेजर है ये बहुत ही अच्छे से सूट करता है। इसकी मदद से अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं और अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। बट इन्हें क्या पता कि गाइस लुओ फेंग के हाथ में क्या चीज लगी है, और एक नहीं बल्कि तीन चीजें। और इसी धमाकेदार सीन के साथ गाइस हमारा आज का ये ब्रेक डाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हाँ, जो पिन कमेंट में चैनल का लिंक दिया है उसे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।